आज हम लोग देखेंगे नई कविता। ठीक है, आप सभी जल्दी से जुड़िए। आज हम लोग शुरू करेंगे नई कविता। हमने जब आधुनिक साहित्य पढ़ना शुरू किया, ये हम आज जितना कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब कुछ आधुनिक गद्य साहित्य में ही आता है। हमने छायावाद से शुरुआत की थी, हमने छायावाद देखा, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगति के बाद प्रयोगवाद, अब प्रयोगवाद के बाद आता है नई कविता। हमने देखा कि छायावाद के उपरांत किस तरह के परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का क्या परिणाम रहा, क्योंकि छायावाद एक अलग परिपाटी पर चलता था और प्रगतिवाद उस छायावाद की परिपाटी को तोड़ते हुए एक अलग तरह की परिपाटी पर चला। ठीक है, प्रगतिवाद में जो जिन चीजों की कमी रह गई थी, या हम ये कह सकते हैं कि अभी भी मानव और समाज की दृष्टि से जिन मनोभावों की, जिन संवेदनाओं की कमी, संवेदनाओं को प्रकट करने की कमी पहले रह गई थी, उनका प्रकटीकरण प्रयोगवाद में हुआ। ठीक है, प्रयोगवाद के जनक के रूप में अज्ञे जी को हम लोग जानते हैं, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे नई कविता, इसके जनक के रूप में भी अज्ञे को ही जाना जाता है। ठीक है, अगर नई कविता का समय सीमा हम लेने की बात करेंगे तो इसकी समय सीमा रहेगी 1953 से 1960। बहुत जगह आप लोगों को ये देखने के लिए 1954 मिलेगा, पर वास्तविक समय सीमा 1953 से 1960 है, क्योंकि नई कविता ये शब्द पहली बार 1951 में ही प्रयोग में आ चुका था। जब इस शब्द का प्रयोग 1951 में हुआ, 1952 में सबसे पहले कविताओं को कहा जाने लगा कि इनकी जो परिपाटी है वो कहीं ना कहीं प्रयोगवाद से अलग हो गई है। तो 1954 काफी लेट हो जाएगा। 1953 से जितनी कविताएं हैं, नई प्रकार की जितनी कविताएं थी, नई शैली की जितनी कविताएं थी, प्रयोगवाद से जो कविताएं अलग थी, उनको लेकर नई कविता कहा जाने लगा। ठीक है, समय सीमा क्या मानेंगे हम? 1953 से 1960। अब प्रश्न उठता है कि ये नई कविता है क्या? किन कविताओं को, कैसी रचनाओं को नई कविताओं की श्रेणी में डाला गया? हमने छायावाद देखा, क्या था वो। हमने उसके बाद प्रगतिवाद देखा, कैसी कविताओं का संकलन था। उसके बाद हमने प्रयोगवाद भी देखा कि वो कैसी कविताओं का संकलन था। नई कविता की बात करेंगे तो क्या हो रहा था नई कविता में कि प्रयोगवाद के अत्यधिक प्रयोगों से, परिभाषा के रूप में कहा गया कि प्रयोगवाद के अत्यधिक प्रयोगों से मोह भंग हो जाने के बाद 1953 से 1960 के बीच जितनी भी कविताएं जो नई शिल्प से भरी हुई थी या नए शिल्प और नए भाव बोध पर आधारित थी, उन कविताओं को हमने क्या कहा? उन कविताओं को हमने नई कविता कहा। तो इसकी अर्थ परिभाषा लिख लीजिए। नई कविता की परिभाषा की बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस कविता को, किस तरह की कविताओं को नई कविता कहेंगे? गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग क्या देख रहे हैं? नई कविता देख रहे हैं। इसके बीच में मुझे एक चीज याद आई। आपने अंतिम क्लास में सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि जो प्रश्न है मॉडर्न लिटरेचर ऑफ वर्नाकुलर, वो वाला जो था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था, आप सभी कह रहे थे कि उसका प्रकाशन 1988 दिया हुआ, 1888 दिया हुआ है। 1888 में उसका प्रकाशन हुआ था एक पत्रिका, एक विशेषांक के रूप में। ठीक है, वो पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। हमने जो क्लास किया है, भारतेंदु और द्विवेदु युग होगा, जल्दी ही होगा। ये जो है नई कविता, ये बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा लंबा है नहीं। इसको करने के बाद वापस से हम लोग आ जाएंगे हमारा जो काल विभाजन हमने जो पढ़ा था। काल विभाजन पढ़ने के क्रम में 2 या 3 क्लासेस उसके हुए थे, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जब वो शुरू हो जाएगा उस समय आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और वो फिर लाइन से चलेगा। ठीक है, पहले मैं जो बता रही हूँ उस चीज को नोट करिए। आप सभी का ये प्रश्न था कि मैम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज गियर्सन का लिखा हुआ, 1888 का है, ये 1889 का है। ठीक है, 1888 ईस्वी में लिखिए इसको,
नोट करके, ये आप सभी उस दिन बहुत कंफ्यूज थे। 1888 ईस्वी में ये पत्रिका के रूप में निकला था, ठीक है, पत्रिका के रूप में निकला था और 1889 में पुस्तक के रूप में आया, ठीक है, जॉर्ज गियर्सन का लिखा हुआ। तो हम लोग जब पुस्तक के रूप में वो आया उस वर्ष को मानेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है किस प्रश्न के बारे में बात हो रहा है? पिछले क्लास में आप सभी ये कह रहे थे कि मैम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो है जॉर्ज गियर्सन का लिखा हुआ, ये 1888 का है, ये 1889 इसकी वास्तविक तिथि है। 1888 में ये द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका एक पत्रिका के रूप में इसका प्रकाशन किया गया था, विशेषांक के रूप में, ठीक है, 1888 ईस्वी में, और 1889 ईस्वी में इसको पुस्तक के रूप में संपादित किया गया, ठीक है। क्लियर है? ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए जिसको भी कंफ्यूजन था, लेकिन मैंने जब क्लास कराया है तो मैंने क्लास में इसको बहुत डिटेल में ये चीज मैंने लिखवा दी थी, तो लिखवाने के बाद भी ये कंफ्यूजन आप लोगों में क्यों है मुझे नहीं पता। क्लियर है? नई कविता के बारे में बात करेंगे। नई कविता खत्म करने के बाद हम शुरुआत से आएंगे अपने काल विभाजन के आधार, वो सब हमने जो देख रखा है उसके आगे जब शुरू करेंगे तब भारतेंदु युग, द्विवेदु युग, ये सारा कुछ चलेगा, ठीक है, प्रेमचंद युग, कथा साहित्य, ये सब कुछ उसी समय शुरू होगा। नई कविता की बात करेंगे, इसकी अर्थ और परिभाषा क्या है। नई कविता, नई कविता से हमारा प्रयोजन क्या है, नई कविता से हम क्या समझते हैं। लिखिए, प्रयोगवाद के अत्यधिक प्रयोगों से, परिभाषा के रूप में लिखिए, प्रयोगवाद के अत्यधिक प्रयोगों से मोहभंग, मोहभंग होने के पश्चात 1953 से 1960 के बीच लिखी गई, कैसे लिखी गई कविताएं थी, ये जो कविताएं थी बीच लिखी गई कविताएं जो नवीन भावबोध, भाव अलग था, नवीन भावबोध एवं शैली से ओतप्रोत थी, भरी हुई थी, मतलब ओतप्रोत थी, नई कविता कहलाई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नई कविता हमने किसे कहा कि प्रयोगवाद के अत्यधिक प्रयोगों से मोह भंग हो जाने के बाद 1953 से 1960 के बीच लिखी गई कविताएं जो नवीन शिल्प एवं भावबोध पर आधारित थी, ठीक है, उन्हें क्या नाम दिया गया, उन्हें नई कविता का नाम दिया गया, ठीक है। हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं, पर अगर उच्चारण की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे ये सही रहेगा, ठीक है। नई कविता यहाँ तक ठीक है, नई कविता समझ में आ रहा है। इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। मैंने जो कहा आपको कि 1951 में ही ये नई कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया जा चुका था। किसने किया था? अगेन ने किया था प्रतीक पत्रिका, जिसका संपादन वो किया करते थे। प्रतीक पत्रिका के जून 1951 के अंक में उन्होंने सबसे पहले नई कविता इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। कब किया था? अगेन नोट करके लिखिए, इसके बाद नोट करके लिखिए, अगेन ने 1951 में प्रतीक, कब की बात कर रहे हैं हम लोग?
प्रतीक वैसे ही सही था, क्या लिख दिया मैंने, प्रतीक पत्रिका, प्रतीक पत्रिका के जून, ठीक है, कब, अगेन ने 1951 में प्रतीक पत्रिका के जून के अंक में, कब, जून के अंक में किसका प्रयोग किया था, जून के अंक में नई कविता शब्द का प्रयोग किया, नई कविता शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, यहां तक। आगे लिखिए, इसके बाद क्या हुआ, 1952 में बात करेंगे। ऑल इंडिया रेडियो के इलाहाबाद स्टेशन से एक भेंट वार्ता में नई कविता की अवधारणा को स्पष्ट किया। किसने किया, ये काम भी अगे ने किया, इसीलिए नई कविता के जनक के रूप में भी किसे माना जाता है, अगे को ही माना जाता है। इसके आगे ही लिखिएगा आप लोग, ठीक है, वो हमने लिखा, उसके बाद लिखिए, इसके उपरांत 1952 में लखनऊ से प्रसारित रेडियो में एक भेंट वार्ता में अगे ने नई कविता, इस अवधारणा को स्पष्ट किया, कहने का मतलब है आइनक। क्या लिखे हैं टीजीटी पुष्पा कुमारी, क्या लिख रही हैं आप, प्रश्न फिर से लिखिए। अगे ने नई कविता, इस अवधारणा को स्पष्ट किया, ठीक है, इस अवधारणा को स्पष्ट किया, इसलिए ही इनको मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अज्ञेय को नई कविता का इसका जनक माना गया। क्लियर है, क्यों माना गया, अयानक, क्या लिखे पुष्पा, क्वेश्चन क्या है, अयानक का मतलब क्या होगा, प्रश्न फिर से पूछिए, ठीक है, फिर मैं उसे आपको बताऊंगी। क्लियर है यहां तक, क्यों कहा गया इनको जनक, क्योंकि इन्होंने ही 1951 में सबसे पहले इस नई कविता, इस शब्द के बारे में बात की, और 1952 में पुनः उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के इलाहाबाद में क्या किया, एक भेंट वार्ता में वापस से इसके बारे में उन्होंने पूरे विस्तार में इस अवधारणा को ही उन्होंने स्पष्ट किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1953 की बात करेंगे। 1953 में परिमल संस्था, परिमल का नाम आपने सुना है, बहुत बार हमने सुना, परिमल संस्था द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में 3 आलेख पढ़े गए, और इन आलेखों में बिल्कुल अच्छे तरीके से ये समझाया गया कि नई कविता है क्या, विचार वस्तु क्या है, और कैसी चीजों को वो लोग क्या कह रहे हैं, नई कविता कह रहे हैं। कब हुआ, 1951, 1952। अब हम लोग आगे देखेंगे 1953 में क्या हुआ, परिमल संस्था द्वारा आयोजित क्या विचार गोष्ठी में पढ़े गए 3 आलेखों से क्या क्लियर हुआ, पढ़े गए 3 आलेखों से ये बताया गया कि ये जो नई कविता है ये क्या है वास्तविक रूप से, और इसकी अवधारणा कैसे, मतलब किन कविताओं को नई कविता की श्रेणी में डाला गया, और अगर डाला गया तो उसमें क्या था, क्या ऐसी बातें थी। पुष्पा, आपका टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, आपका प्रश्न मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप प्रश्न अच्छे से पूछिए तब मैं उसका उत्तर कर पाऊंगी, ठीक है। आगे लिखिए, 1953 क्या हुआ, परिमल संस्था द्वारा आयोजित संगोष्ठी, क्या हुआ, संगोष्ठी आयोजित की गई थी। उस संगोष्ठी में नई कविता
संबंधी 3 आलेख प्रस्तुत किए गए। कितने आलेख प्रस्तुत किए गए? 3 आलेख प्रस्तुत किए गए, जहां नई कविता को क्या किया गया? विस्तारित किया गया, उसके बारे में समझाया गया। ठीक है, और यही है वास्तविक रूप से, अगर नई कविता के बारे में हम लोग बात भी करेंगे, या ये हम कह रहे हैं कि क्या है कि वो प्रयोगवाद के अत्यधिक प्रयोगों से तंग आकर नई तरह की शैली को विकसित की गई। तो ये सारी चीजें कहाँ से निकल कर आई? ये सारे तथ्य कहाँ से निकल कर आए? ये सारे तथ्य इस संगोष्ठी से ही निकल कर आए। इस संगोष्ठी में 3 आलेख प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, उन आलेखों से ये सारी बातें निकल कर आए। हम उन 3 आलेखों का भी नाम लिखेंगे। यहां तक हो गया? ठीक है, 3 आलेख कौन कौन से थे वो लिखिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो 3 आलेख थे, इन्हीं इन आलेखों के द्वारा ही ये स्थापित किया गया कि नई कविता करके भी एक नई परिपाटी चली है। नहीं तो अगर ऐसा कोई परिवर्तन होता जिसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं रहता, जिसका कोई तथ्य मौजूद नहीं रहता, तो आलोचक क्या करते? इसे सिरे से नकार देते, माना ही नहीं जाता कि ये कोई नया वाद चल रहा है। क्योंकि ऐसे हर थोड़े बहुत परिवर्तन को भी किसी एक वाद का नाम देना बहुत चुनौती भरा कार्य है। अगर आप छायावाद की ही बात करेंगे तो उस वाद को स्थापित करना, उस वाद के मुख्य मूल्य को स्थापित करना भी चुनौती भरा काम था। लेकिन चूंकि वो छोटा नहीं था, बहुत सारे कवि, बड़ी बड़ी रचनाएं शामिल थी और पूरे अच्छे तरीके से उसके तथ्य मौजूद थे, तो क्या किया गया? एक वाद को स्थापित किया गया। उसी तरह से जब हम बात करेंगे नई कविता की, तो ये नई कविता भी एक वाद है और इसको भी स्थापित करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता थी? पर्याप्त साक्ष्यों की आवश्यकता थी, पर्याप्त तथ्यों की आवश्यकता थी। तो ये तथ्य कहाँ से उभर कर आए? ये तथ्य हमें इन 3 आलेखों से मिले। पहला आलेख है नई कविता के रूप, विधान और विषय वस्तु। लिखिए, पहला आलेख है नई कविता के रूप, विधान और विषय वस्तु। ये लिखा हुआ था भारत भूषण अग्रवाल का। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल हमने कहाँ पढ़ा इनको? हमने इनको पढ़ा था प्रयोगवाद में। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल जी का लिखा हुआ था और इन्होंने रूप, विधान और विषय वस्तु ये लिखा हुआ था 1953 में। कब लिखा हुआ था? ब्रैकेट में 1953 ईस्वी लिख लीजिए। 1953 की ही बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरा आलेख था नई कविता के मुक्त छंद, राम स्वरूप चतुर्वेदी के। क्या है? नई कविता के मुक्त छंद, नई कविता के मुक्त छंद, और ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन्हीं का लिखा हुआ है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का लिखा हुआ है। तीसरा जो हमारी आलेख थी वो है नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रोताओं की दृष्टि से, देखिए जो श्रोता है इस तरह की कविताओं के या कविताओं के जो श्रोता है, उन्होंने किस तरह से इस कविता को नामांकित किया या क्या आधार उन्होंने लिया इस कविता का। नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से, नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से। ठीक है, और इसके लेखक थे डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। कौन थे? इसके लेखक थे डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। हम देख रहे हैं नई कविता। नई कविता में हमने देखा क्या इसका हमने वर्ष माना, समय सीमा क्या मानी है? 1953 से 1960 तक। इसके जनक कौन है? जहां पर भी अज्ञेय का नाम हमने लिखा है उसको हाईलाइट कर लीजिए। कौन है इसके जनक? जनक है अज्ञेय। ठीक है, और ये एक तरह का क्या था? ये भी एक तरह का काव्य आंदोलन था, है ना? जिस तरह से हमने प्रयोगवाद को पढ़ा वो भी क्या था? एक तरह का काव्य आंदोलन ही था। ठीक है, अब बात आएगा कि अगर नई कविता के इस
नई कविता, इस कह सकते हैं वाद के जनक हमने किसको माना, अज्ञे को माना। लेकिन अगर प्रश्न ये आएगा कि नई कविता आंदोलन, नई कविता आंदोलन का जनक किसको माना गया, दोनों का डेट प्रीति, दोनों का डेट। आप लोग कहां से प्रश्न करते हैं बीच में से? नई कविता शब्द के प्रयोक्ता अज्ञे सबसे पहले कौन है, अज्ञे ने प्रयोग किया था 1951 में, ठीक है, लिख लीजिए। नई कविता शब्द के प्रयोगकर्ता कौन है, अज्ञे हैं। जनक भी माना गया नई कविता का, अज्ञे को ही माना गया। लेकिन नई कविता आंदोलन की बात करेंगे, नई कविता को एक काव्य आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय गया था डॉक्टर जगदीश गुप्त को, ठीक है। अज्ञे ने शुरुआत कर दी, लेकिन मैंने अभी बात की कि उसके साक्ष्यों को, तथ्यों को स्वीकृत करने के लिए बहुत सारे जो साहित्यकार हैं विरोध में खड़े हो गए। उस स्थिति में क्या होता है, किसी भी चीज को स्थापित करने के लिए आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है। तो नई कविता आंदोलन का जो श्रेय है वो डॉक्टर जगदीश गुप्त को जाता है। 3 आलेख का, अच्छा, ये तीनों 1953 की ही है, मैंने शुरू में ही लिखा था, तीनों 1953 में ही प्रकाशित हुई थी, लेकिन अलग अलग पत्रिका में। और तीनों को क्या किया गया था, उठाकर पढ़ा गया था। कहां पर पढ़ा गया था, सबसे पहले जो संगोष्ठी हो रही थी परिमल संस्था की जो संगोष्ठी 1953 में की गई थी, उस संगोष्ठी में ये तीनों जो हमारे आलेख हैं, इन तीनों आलेखों को पढ़ा गया था। और उसके बाद स्थापित हुआ था ये प्रयोगवाद, कि हाँ प्रयोगवाद क्या है, ठीक है। इन तीनों को बाद, क्लियर है यहां तक, सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? देख लीजिए आप लोग, ये नए पत्ते में छपा था, पत्रिका का नाम लिख लीजिए, ये नए पत्ते पत्रिका में छपा था। आप लोग को फिर कंफ्यूजन, मैं ज्यादा नहीं करवा रही थी, नहीं तो फिर आप लोग बोलिएगा मैम इतना याद कैसे होगा। नए पत्ते पत्रिका में छपा था, और जो बीच वाला है ये कल्पना पत्रिका में छपा था, बीच वाला कल्पना पत्रिका में छपा था, और सबसे नीचे वाला फिर नए पत्ते में छपा था, ठीक है, ठीक है। नहीं, नीचे वाला भी कल्पना का था, सॉरी, 2 कल्पना का था, 1 नए पत्ते का था। सबसे पहले नए पत्ते पत्रिका ये कल्पना का था, और तीसरा वाला भी हमारा कल्पना पत्रिका में ही छपा था, ठीक है। अब बात करेंगे नई कविता आंदोलन। जनक सिर्फ एक लाइन में लिख लीजिए कि जनक किसको माना गया, नोट करके लिखिए, इसको इंपॉर्टेंट है ये। नई कविता आंदोलन के जनक अज्ञे नई कविता की जनक माने गए हैं। नई कविता आंदोलन की बात करेंगे तो डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त को माना गया, ठीक है, ठीक है। यहां तक किसको माना गया, डॉक्टर जगदीश गुप्त को माना गया था। इन्होंने क्या किया था, इसके प्रचार प्रसार के लिए, नई कविता के प्रचार प्रसार के लिए 1954 में इन्होंने नई कविता इस नाम से एक पत्रिका ही निकाल दी थी, ठीक है। क्या किया था, यहां पर ही लिखिए, 1954 में नई कविता नामक पत्रिका निकाला, इन्होंने निकाला।